हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। अगर दोस्तों आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है या आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम करंट प्रोसेसिंग टाइम यानी कि बायोमेट्रिक के बाद वीज़ा को कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद में वीज़ा का ट्रेंड कैसा है, अप्रूवल आ रही है या रिफ्यूज़ल आ रही है, और जिन लोगों की रिफ्यूज़ल आई है उनके रीज़न क्या है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की, यानी कि बायोमेट्रिक देने के बाद कितना यहाँ पे टाइम लग रहा है। अगर इस हफ्ते की बात करें तो 114 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो 116 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम था। थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, यानी कि 2 दिन अब कम है। बट देखने में ये आ रहा है कि अब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना नवंबर के बाद, जिनकी रिफ्यूज़ल भी है या जो बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेंट भी हैं, तो उन्हें जो रिज़ल्ट है वो 10 से लेके 20 दिनों के अंदर अंदर आ रहा है। और कुछ एप्लीकेंट तो ऐसे हैं जिन्हें जब उन्होंने फाइल को सबमिट किया तो विद इन 48 आवर्स में उनका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ, उन एप्लीकेंट को ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग रहा है जिन्होंने नवंबर से पहले अपनी फ़ाइल को सबमिट किया था, और काफ़ी लोगों के वहाँ पे जो अब रिज़ल्ट हैं वो धीरे धीरे से आने शुरू हो चुके हैं। अगर मंथ की हम बात करें तो अभी जो हमारे पास भी जो फाइल्स हैं, तो अगस्त महीने में जो फाइलें लगी थी तो उनके रिज़ल्ट अब आ रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वीज़ा का ट्रेंड कैसा है, यानी कि अप्रूवल ज़्यादा आ रही हैं या रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। नंबर 1 है विजिटर वीज़ा, दूसरा है टूरिस्ट वीज़ा। अगर विजिटर वीज़ा की बात करें, यानी कि जहाँ पर आपके पास इनविटेशन होता है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला था। काफ़ी जो केसेस थे है ना, वहाँ पे अप्रूवल आई थी। अगर आज की डेट में भी आपके पास इनविटेशन लेटर है, आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा का, ठीक है, अच्छा रिजल्ट है। बट आपने ये देखना है कि जो आपका इनवाइटर है वो आपके ब्लड रिलेशन में हो। इन केस आप अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से आप इनविटेशन अरेंज करते हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, जिसमें फाइनेंस के डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें आपकी स्टेटमेंट है, आपकी ITR है, आप क्या पैसा कहाँ से कमा रहे हो ना, उसके यहाँ पे प्रूफ होने चाहिए, तो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट है। अगर हम अपने रिज़ल्ट की बात करें तो लास्ट वीक हमें 2 PPR मिले थे और 2 ही यहाँ पे रिफ्यूज़ल मिली थी। जो 2 के 2 PPR थे वो फ्रेश एप्लीकेंट थे, यानी कि पेरेंट्स थे, अपने बच्चों के पास उन्होंने मिलने जाना था तो उनका वीज़ा यहाँ पे आ गया। अगर रिफ्यूज़ल की बात करें तो उनमें से एक अपनी वाइफ के पास जाना चाहते थे, दूसरे जो वो भी पेरेंट्स थे वो अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे। बट इस केस में दोनों के पास मल्टीपल रिफ्यूज़ल थी। तो यहाँ देखने को ये मिला लास्ट वीक के हिसाब से, अगर आपके पास रिफ्यूज़ल हैं, पहले मल्टीपल रिफ्यूज़ल हैं, तब यहाँ पे जो वीज़ा का ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ है। अगर हम होटल बुकिंग की बात करें तो होटल बुकिंग पे जो हमें जो वीज़ा मिला है वो अभी तक, यानी कि लास्ट वीक में कोई भी ऐसा वीज़ा हमें या PPR रिसीव नहीं हुआ है। दूसरा, ना ही हमें कोई रिफ्यूज़ल आई है। इसका मतलब है कि होटल बुकिंग पे हो सकता है शायद आने वाले वीक में मैं कुछ इसके ऊपर ज़्यादा अपडेट आपको दे पाऊँ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन प्रोफाइल की या उन लोगों की, क्योंकि हमारे पास रेगुलर मैसेज आते हैं। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमारे जो यूट्यूब है उस पर कमेंट करते हैं कि हमारी जो रिफ्यूज़ल आई है, तो इसका क्या मतलब है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि सर मैंने फ़ाइल को सबमिट किया, विद इन 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स में मेरी रिफ्यूज़ल आएगी, तो क्या ये ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ल है। दोस्तों, रिफ्यूज़ल के काफ़ी रीज़न है। नंबर 1 तो यही है कि आपका पर्पस कैसा है ना, आपका पर्पस कितना स्ट्रॉन्ग है वहाँ जाने का, आपने फ़ाइल किस तरीके से प्रेजेंट की। दूसरा, आपने अपनी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए है ना, तो काफ़ी यहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद में ही आपका जो वीज़ा अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। अगर मैं आपकी बात करूँ जिनकी रिफ्यूज़ल 24 घंटे में आई है, तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ल है। दोस्तों, आप सबको पता है कि IRCC चिनोक नामक AI सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। ये एक रिकमेंडेशन टूल है, यानी कि वीज़ा ऑफिसर को रिकमेंड करता है कि इस फाइल में ये प्रॉब्लम है,
अब आप देखिए आपने क्या डिसीजन देना है, बट जो भी डिसीजन आता है, किसी भी केस में डिसीजन आता है, चाहे वो विजिटर वीज़ा में है चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा में है, वो वीज़ा ऑफिसर ही देता है, यानी कि सेकेंडरी ऑफिसर ही देता है। यहाँ पे एआई आपकी फ़ाइल को डायरेक्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, वो आपकी फ़ाइल को रिकमेंड कर सकती हैं कि इसमें ये कमियाँ हैं। तो कोशिश करें जब आप अपनी फ़ाइल को सबमिट करें तो आपका पर्पज़ ऑफ विजिट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका कवर लेटर, जस्टिफिकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने वाले हैं वो सारे के सारे एक अच्छी कैटेगरी में, यानी कि अच्छे तरीके से लाइन अप होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। उसके बाद में आपका वीज़ा यहाँ पे आ सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं आज के टाइम में भी। सबसे पहली जो है वो है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपनी फ़ाइल सबमिट करें। कभी भी आधी अधूरी फाइल सबमिट ना करें। ये ना हो कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट ही नहीं सबमिट की, ये ना हो कि आपने जो आपकी अर्निंग है, जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो ना, उसकी डिटेल ही आपने नहीं दी। हो सकता है आप कवर लेटर को छोड़ दो, हो सकता है आप लेटर ऑफ इंटेंट को छोड़ दो, है ना। तो वो कई बार क्या होता है कि अगर आप खुद अपनी फाइल सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं होती, आप जो भी बना रहे हैं उसके हिसाब से, बट आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि फाइल कंप्लीट हो। जैसे भी आपको कवर लेटर बनाना आता है, अच्छा बनाना आता है, मीडियम बनाना आता है, एवरेज बनाना आता है ना, आप बनाओ, बट साथ में ज़रूर सबमिट करो। इन केस आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हैं तो उसे कहें कि मुझे मेरा कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिक्लेरेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, तभी आपकी फ़ाइल कंप्लीट सबमिट होगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास इन्विटेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के चांस अच्छे होंगे। बट यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर आप अपनी फैमिली से इन्विटेशन मंगाते हैं, मान लीजिए कि आपका वहाँ पे भाई है, आपके बहन है, आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं वहाँ पे, है ना, तो वो आपका एक ब्लड रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ पे वीज़ा के अच्छे चांसेस हैं, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। बट क्या करना है, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं और अपने डॉक्यूमेंट भी साथ में सबमिट करने हैं, वो भी कंप्लीट। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपको बुलाना चाहता है ना इनविटेशन पे, काफ़ी ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर्स भी होंगे जिनका ये क्वेश्चन हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपका जो दोस्त है उसकी सिचुएशन कैसी है ना, टैक्स के डॉक्यूमेंट कैसे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, क्या पर्पस है, क्यों वो आपको बुलाना चाहता है, आप क्या पहले भी गए थे या नहीं गए थे ना, तो काफ़ी यहाँ पे फैक्टर है। दूसरा, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी अपनी स्टेटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका जो पर्पस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या आप क्यों वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो कई तरह के यहाँ पे फैक्टर हैं जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर इन्विटेशन बेस पे भी सोचेगा अगर आपका दोस्त आपको इन्वाइट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्पज़ ऑफ विजिट। ये जो आपका पर्पज़ ऑफ विजिट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक रीज़न है कनाडा जाने के लिए और आपके पास रीज़न है वापस आने के लिए, यानी कि आपके जो टाइज हैं वो आपकी अपनी होम कंट्री के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि अगर मान लीजिए कि आपका पर्पस है, आपने ये दिखाया है कि मेरे दोस्त का बर्थडे है मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरे भाई का बर्थडे है मैं वहाँ पे जाऊँगा, है ना, तो ऐसा एक इवेंट है जो सिर्फ एक दिन के लिए है और उसके बाद में इस इवेंट की इस जो पर्पस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बर्थडे तो 365 दिनों 366 दिनों के बाद आएगा नहीं, यानी कि पूरे 1 साल के बाद आएगा। तो आप क्या करोगे, कोशिश करें जब भी आप अपनी फैमिली के पास जाते हैं पर्पज़ ऑफ विजिट में एक नेचुरल एक आप पर्पज़ ऑफ विजिट लगें, जहाँ पे मोर जो आपकी जो जेन्युइनिटी है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपका जो जेन्युइन है वो जो पर्पस है वो ज़्यादा जेन्युइन लगे, है ना। आप अपनी फैमिली के साथ मिलने भी तो जा सकते हो, ज़रूरी तो है नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर इवेंट की ज़रूरत है। तो कोशिश करें एक ऐसा पर्पस तैयार करें कि जिससे वीज़ा ऑफिसर को भी ये लगे कि हाँ इस बंदे का जो पर्पस है वो जेन्युइन है और इसके पास रीज़न है वापस आने के। अगर दोस्तों आप इन टिप्स को भी फॉलो कर लोगे तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।